नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हम आज पढ़ने वाले हैं लघु रोकड़ बही यानी कि खुदरा रोकड़ बही यानी कि पेटी कैश बुक के बारे में, जो कि रोकड़ बही का एक प्रकार है। रोकड़ बही को हमने पढ़ा था और उसके 3 प्रकारों को भी हम पढ़ चुके हैं। रोकड़ बही में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी रोकड़ी लेन देन होते हैं यानी कि नकद लेन देन, यानी कि जिसमें हम रुपयों का लेन देन हाथ के हाथ करते हैं, चाहे वो हाथ से रुपये दे रहे हों यानी कि हमारे पास जो हमारी पॉकेट में रुपये रखा है वो दे रहे हैं, या फिर वो चाहे बैंक के थ्रू कर रहे हो हम, लेकिन हाथ के हाथ पेमेंट हो रहा हो, ऐसे सारे लेन देन हम रोकड़ बही में लिखते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से थे? सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कि सिंपल कैश बुक यानी कि साधारण रोकड़ बही, या फिर 1 खाने वाली रोकड़ बही। दूसरा क्या था? 2 खाने वाली रोकड़ बही, 2 कॉलम कैश बुक। तीसरा क्या था? 3 खाने वाली यानी कि 3 स्तंभ यानी कि 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ लिए। चौथा और उसका आखिरी प्रकार है पेटी कैश बुक यानी कि लघु रोकड़ पुस्तक या फिर खुदरा रोकड़ बही। ये जो खुदरा रोकड़ बही है ना, ये बाकी की जो 3 बहियाँ हमने पढ़ी हैं उनसे थोड़ा अलग है। बाकी की 3 बहियाँ अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आई में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और पेटी कैश बुक हम अभी पढ़ रहे हैं। पेटी कैश बुक मैंने आपको अभी बताया कि बाकी के 3 पुस्तकों से थोड़ी अलग है। वो सारी पुस्तकें सब लगभग एक ही सा उनका प्रारूप था। ठीक है, बस केवल आपके खाने उसमें रुपयों के लिए बढ़ते जा रहे थे। एक खाने वाली में 1 खाना था, 2 खाने वाली में 2 हो गए, 3 खाने वाली में 3 हो गए, है ना। यही तो डिफरेंस था, बाकी वो लगभग एक ही से थे। लेकिन ये जो है लघु रोकड़ पुस्तक ही उन तीनों से थोड़ी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि थोड़ा इसको उनमें आने वाली कठिनाई को कम करने के लिए, सरल करने के लिए, हमने रोकड़ बही को सरल करने के लिए लघु रोकड़ बही को बनाना शुरू किया है। ठीक है, कैसे? अब देखो, जब व्यापारी बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके लेन देन जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा उसके खर्चे भी हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं? देखो, अभी अगर मैं कोई सामान बनाऊंगी और 10 लोगों को बेचूंगी तो मेरे पास सामान भी कम आएगा 10 लोगों के हिसाब से, और उसकी लागत भी कम आएगी, और उसको लाने ले जाने का खर्चा भी कम आएगा। मैंने 10 लोगों को भेजना है, 10 लोगों के पास भेज दूंगी। 10 लोगों के पास जाने के लिए 10 रिक्शे भी मुझे करने पड़ेंगे, ऐसा मान के भी चलते हैं। तो 10 रिक्शे मैंने कर दिए, वो भी मुझे याद रहेगा, नॉर्मली उसमें कोई वो खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मेरा व्यापार जब बहुत विस्तृत हो जाएगा और मैं एक शहर से दूसरे शहर में अपने व्यापार को बढ़ा लूँगी, तो रिक्शे से मेरा काम कहाँ चलने वाला है? फिर तो मुझे ट्रक करना पड़ेगा, है ना, या फिर ट्रेन के थ्रू भेजना पड़ेगा। फिर हम विदेशों में भी भेज सकते हैं, तो हम विदेशों तक भी अपना व्यापार फैला सकते हैं। यानी कि हमारा जो व्यापार है जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, हमारे लेन देन जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारा प्रॉफिट्स तो हमें बढ़ाना ही है हमको, लेकिन साथ में हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रोकड़ बही में अगर वो सारे खर्चे, दिन के सारे खर्चे अगर हम लिखते जाएंगे, हर दिन के सारे खर्चे हम लिखते जाएंगे, तो रोकड़ बही जो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर उसको कैलकुलेट करना, उसको चेक करना बहुत टफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाएगा, और फिर उसमें गलतियों की संभावना भी बढ़ जाएगी, है ना। तो उसको कम करने के लिए, अब ये तो पता है ना रोज ही खर्चे होने ही होने हैं, तो क्यों ना उसके लिए अलग से बुक रख ली जाए। तो जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने पास एक अलग से रोकड़ बही रखते हैं जिसमें कि वो सारे छोटे छोटे व्ययों के लेखे करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लघु रोकड़ बही। अब इसका जो प्रारूप है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसके प्रारूप को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लघु रोकड़ बही होती कितने प्रकार की है। जी हाँ, ये भी 2 प्रकार की होती है। जैसे रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है, वैसे ही रोकड़ बही का ये जो चौथा प्रकार है यानी कि लघु रोकड़ बही, ये 2 प्रकार की होती है। एक साधारण रोकड़ बही और एक खानेदार रोकड़ बही। ठीक है, इसको लिख देती हूँ। एक होती है हमारी साधारण लघु रोकड़ बही, और एक होती है हमारी लघु रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति। ठीक है, ये होती है लघु रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति, या फिर हम इसको बोलते हैं खानेदार रोकड़ बही। ठीक है, तो प्रारूप समझने के लिए
हम पहले इन दोनों प्रकारों को समझ लें या पहले प्रारूप बना के एक एक करके समझें? प्रारूप बना के एक एक करके समझते हैं। तो पहले मैं साधारण रोकड़ बही का प्रारूप बना लेती हूँ, उसको समझ लेते हैं, फिर हम लघु रोकड़ बही को जो अग्रदाय पद्धति है इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हटा देते हैं, प्रारूप बना लेते हैं। साधारण रोकड़ बही का प्रारूप ये होता है, ऐसा होता है। इसमें पहले वाला जो हमारा खाना है इसमें आती है हमारी अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड में आती है डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आता है हमारा VN यानी कि वाउचर नंबर, फिर आएगा CBF यानी कि कैश बुक फोलियो, फिर आएगी हमारी अमाउंट, ये आएगी पेड। ठीक है, अमाउंट पेड, ये हमारा सिंपल पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल है, मतलब प्रारूप है, सॉरी। ये हमारी सिंपल कैश बुक का प्रारूप है। इसमें देखो आप, अमाउंट के तो दो खाने, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन पर्टिकुलर्स का सिर्फ एक ही है। ठीक है, इसी में हम डेबिट की भी एंट्री करते हैं और क्रेडिट की भी एंट्री करते हैं। जर्नल की तरह नहीं होती है ये, क्योंकि हम रोकड़ बुक बना रहे हैं भाई, जर्नल की तरह इसकी एंट्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया लघु रोकड़ बही में लघु रोकड़िया सारे छोटे छोटे लेखे लिखता है। अब लघु रोकड़िया जो है वो सारे लेखे कैसे करता है, जैसे जैसे खर्चे होते जाते हैं वैसे वैसे वो उनका भुगतान करता जाता है, भुगतान करके उनके बारे में इसमें लिखता जाता है। अब भुगतान के लिए उसके पास रुपए भी तो होने चाहिए, तो वो सारे भुगतान के लिए रुपए उसे जो मुख्य रोकड़िया है, मेन जो हमारा कैशियर है, वो उसको पे कर देता है सुबह। जैसे आज के हमको लेखे करने हैं, आज के सारे खर्चों के लेखे हमको लघु रोकड़ पुस्तक में करने हैं, तो क्या होगा कि जो मेन रोकड़िया है, मुख्य रोकड़िया है, वो आज के सारे खर्चों का लगभग हिसाब लगा लेगा, सोच लेगा कि लगभग इतना खर्चा आज होने वाला है, और वो सारे रुपए वो लघु रोकड़िया को दे देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा लघु रोकड़िया वो सारे खर्चे निपटा कर इसमें लिखता जाएगा। अब इसमें दो खाने इसलिए ही होते हैं, एक तो अमाउंट रिसीव्ड का हो गया और एक हो गया अमाउंट पेड का। जो हमारा बैलेंस बचता है पिछला, वो बैलेंस हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसको लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो हमारे पास है, जो हमारे पास है या जो हमको मिल रहा है वो यहाँ पर आना ना रिसीव्ड में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी जो अमाउंट डेट आएगी वो तो यहीं पर ही आएगी, और इसकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब खर्चों का लिखना इसके बाद शुरू होगा, या फिर हमें आज कैश मिल गया इसके बाद, तो हमने यहाँ पे दूसरी एंट्री कर ली टू कैश अकाउंट, डेट यहीं आएगी हमारी और इसकी अमाउंट आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पिछला वाला बैलेंस है, ये हमें आज कैशियर ने दिया है, मुख्य कैशियर ने, मेन कैशियर ने, वो दोनों अमाउंट यहाँ पर आ गई। इसके बाद जैसे ही हमारा कोई खर्चा होगा हम उसको लिखेंगे, तो देखो अमाउंट पेड यहाँ पर आनी है। ठीक है, लिखेंगे यहीं पर ही, कोई और खाना है नहीं, दो खाने नहीं, एक ही खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी हमने ये 2 करके लिखा है क्योंकि हम इसकी एंट्री कहाँ कर रहे हैं, डेबिट साइड। ये हमारी डेबिट साइड की अमाउंट हो गई है ना, ये हमारी क्रेडिट साइड की अमाउंट हो गई। तो अभी हमने जो लिखा है ये डेबिट साइड के लिए लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, 2 लगाया है। अब जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्रेडिट साइड के लिए, खर्चे जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्रेडिट साइड के लिए। तो वो खर्चे हम कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे यहीं पर ही, लेकिन बाई करके लिखेंगे। ठीक है, सपोज हमारा कोई टांगे वाला है, उसको हमने रुपया चुकाए, तो हम लिख देंगे टांगा एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसकी डेट तो यहीं पर आएगी और इसके जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, उसका जो वाउचर नंबर है वो यहाँ आएगा। ठीक है, फिर और कोई एक्सपेंस हुआ, सपोज हमने स्टेशनरी चुकाई, ठीक है, तो उसकी डेट तो यहीं पर ही आ जाएगी, वाउचर नंबर यहाँ आ जाएगा। अगर वाउचर नंबर नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वाउचर नंबर हो ही, लेकिन ज़्यादातर होता ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी इसकी। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें यहाँ पे लिखने कैसे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसके बाद क्या हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं, जो इधर की अमाउंट है यानी कि डेबिट साइड, हमेशा बैलेंस निकालने का एक ही तरीका रहेगा, आप हमेशा डेबिट का योग कीजिए, क्रेडिट का योग कीजिए, ज़्यादा वाले में से कम को घटा दीजिए। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, जो भी अमाउंट्स हमारी यहाँ आई होंगी डेबिट साइड में इनको ऐड कर लेंगे, और जो भी अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड में आई होंगी उनको ऐड कर लेंगे। हमेशा इसमें क्रेडिट साइड की अमाउंट कम रहेगी। क्या बना रहे हैं हम, रोकड़ बही,
और सारे पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, बैंक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमेशा बैलेंस बचेगा इस साइड का, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, यानी कि इसका जो योग है वो हमेशा कम आएगा डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड का योग हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक। यहाँ पर डेट आएगी और ये बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ योग आ जाएगा इसका। आई थिंक ये तो समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, देखो इसमें एक खाना दे रखा है केवल सारे खर्चों के लिए। कितने सारे खर्चे होते हैं, जब वो सारे खर्चे मिलके हमारी रोकड़ बही में इतना लंबा वो कर देने कि हम उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी तो सिंपल एक ही खाना है उसके लिए, उसमें सारे खर्चे आ रहे हैं। हमें ये जानना चाहे हमने दिन भर में तांगे के ऊपर टोटल कितने खर्च किए, हम इसको देख के पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने तांगा यहाँ लिखा है, हो सकता है इसके बाद कहीं पे फिर से तांगा आया होता, फिर उसके बाद फिर 2-3 एंट्रीज और हो गई होती, फिर तांगा आया होता, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता अलग अलग देख पाना, है ना। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको और अच्छा करने के लिए हमने एक और तरीके की पेटी कैश बुक रखना स्टार्ट किया, जिसको हमने भी बताया था ना, खानेदार कैश बुक, वो रखना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पे CBF मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है कैश बुक फोलियो। ठीक है, कैश बुक फोलियो यानी कि कैश बुक का पृष्ठ पर इसकी जो भी हमारा इसका बैलेंस आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं। मतलब जो भी हमारा इसमें बैलेंस आएगा उसको हम जोड़ देते हैं कैश बुक के बैलेंस में। जो हमने मेन कैश बुक रखी होती है अपनी, वो जिस भी तरीके से रखी हो, 3 कॉलम वाली हो, 2 कॉलम वाली हो, सिंपल हो, उसमें हम इसका जो भी बैलेंस आता है उसको उसमें भी लिख देते हैं, वहाँ पर एक खाता खोल देते हैं इसके नाम से, पेटी कैश बुक के नाम से, और इसका जो बैलेंस आता है उसको उसके बैलेंस में जुड़ जाएगा। जब वहाँ पे जो हम बना रहे हैं, जैसे हमने ये बनाई खाता बही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई पेटी कैश बुक, ठीक है। और जो भी यहाँ पर हमारा आया होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हम इसको किस साइड में लिख रहे हैं, अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। क्रेडिट साइड में जो हमारी कैश बुक है, मेन कैश बुक है, उसके क्रेडिट साइड में हम लिख देते हैं। अब वो जिस पेज पर हमने लिखा होगा उस पेज का नंबर हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ से हमने यहाँ पे बैलेंस उठाया है, ठीक है। यहाँ ये वाला बैलेंस तो हम वहाँ पे लेके गए हैं, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा शायद। और इसकी खतौनी हम नहीं करते हैं, खतौनी इसलिए नहीं, खतौनी मतलब इससे नहीं करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक ये खाता खोल लिया, अब इसी को देखकर हम खतौनी करते हैं, यानी कि रोकड़ बही से खतौनी करते हैं, खतौनी यहाँ से नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ से खतौनी करेंगे तो बहुत सारे खाते बनाने पड़ जाएंगे जो बेकार के होंगे, जिनका कोई खास यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हम खाता बही में कोई खतौनी नहीं करते हैं, सीधे इसकी खतौनी कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी हम पेटी कैश बुक, पेटी एक्सपेंसेस के नाम से खाता खोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा CBF, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया, इसको और अच्छा करने के लिए हमने खानेदार लघु रोकड़ बही बनाना शुरू किया। खानेदार लघु रोकड़ बही में क्या हुआ, जैसे हम वो पढ़ रहे थे ना, एक खाने वाली, फिर हमें एक डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ी तो हमने 2 खाने वाली बना ली, फिर हमको बैंक की ज़रूरत पड़ी तो हमने 3 खाने वाली बना ली। ऐसे ये है, अब हमें यहाँ पे केवल अमाउंट का एक ही खाना दिख रहा है, इसमें सारे खर्चे आ रहे हैं। तो हमने सोचा हमें सारे खर्चे अलग अलग कैसे पता चलेंगे कि तांगे पे कितना खर्च हुआ है, स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ। तो ये सारे खर्चे जो हैं इनको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें खाने बना देते हैं। जो खर्चे हमको पता है होने ही होने हैं, कंपलसरी हैं, वो नाम से उनके खाने बना लेते हैं। और जो ऐसे आ जाते हैं इनका पता नहीं होता है कि खर्चे हो जाएंगे, उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, उसका प्रारूप बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है और उसको कैसे बनाते हैं, उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये है प्रारूप लघु रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति का, यानी कि इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल कैश बुक भी, यानी कि खानेदार लघु रोकड़ बही। खानेदार क्यों बोलते हैं, देखो इसमें बहुत सारे खाने हैं, है ना, खाने बहुत सारे। ये अभी हमने जो साधारण लघु रोकड़ बही पढ़ी थी उसमें इतने सारे खाने नहीं थे, उसमें केवल ये वाला खाना था, ठीक है।
बाकी के खाने हमने इसमें इसलिए बना लिए क्योंकि उसमें इस चीज़ की कमी हमको लग रही थी ना कि हम जो खर्चा देखना चाहें एक कि ये खर्चा कितना हुआ टोटल वो नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उन सारे खर्चों के लिए अलग अलग खाने बना लिए। जितने खर्चे हमको लगता है कि लगभग होने ही होने हैं उनके नाम से हमने उनके खाने बना लिए हैं, और जिन खर्चों के बारे में हमको नहीं पता है कि हो सकता है हो जाए या फिर कोई बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस करके खाना बना लेंगे। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे ये CBF डाला है, ये कभी कभी यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यहीं बनाना हो या यहीं बनाना हो, लेकिन जो टोटल पेड है ये हमेशा 6th कॉलम ही होगा। ये आपका 6th कॉलम है, ठीक है। ये यहाँ से उठकर यहाँ आ सकता है, लेकिन ये 6 नंबर पर ही होगा और उसके बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस आएंगे। इसमें लिखने का तरीका क्या है, प्रविष्टि कैसे करते हैं, वैसा ही तरीका है जैसे सिंपल कैश बुक में हम करते हैं, ठीक है। बस इसमें कैश और आ जाता है। एक तो हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर इसकी डेट यहाँ लिखेंगे। अब जो बैलेंस है ये आता है हमारा डेबिट साइड में, तो इसकी जो अमाउंट आएगी ये आएगी अमाउंट रिसीव्ड में, ठीक है। फिर हमें कैशियर कैश देगा भी, जो मुख्य रोकड़िया है वो लघु रोकड़ियों को कैश देता है ना, वो कैश आएगा यहाँ पर टू कैश अकाउंट। ये भी हमारा किस साइड में आएगा, अमाउंट रिसीव्ड यानी कि डेबिट साइड में, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो हमने सिंपल कैश बुक पढ़ी है ना, उसमें कैशियर कैश दे या ना दे, लेकिन इसमें कैश जरूर देता है। जितने भी खर्चे हैं उसको अनुमान लगा लेता है कि महीने में या जितनी भी जिस भी अवधि के लिए बनाया जा रहा है या आज की अवधि के लिए जितनी भी अवधि के लिए है उसका अनुमान लगा लेता है कि इतना खर्चा होना है, 1000 रुपये का खर्चा होना है, मैंने अनुमान लगा दिया। तो मैं अपने छोटे कैशियर को कितने रुपए दे दूंगी, 1000 रुपये पहले से ही दे दूंगी। पहले से ही रुपए दे दिए जाते हैं, इसलिए हम इस पद्धति को कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे खाने होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं एनालिटिकल कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हाँ, पेटी कैश बुक लिखा है मैंने, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये तो हमारी रिसीट वाली अमाउंट की बात हो गई। अब हमारे खर्चों, अब इसमें लिखेंगे कैसे, देखो कितने सारे कॉलम है यहाँ पे। स्टेशनरी का मैंने अलग बनाया है, तांगे का अलग, मतलब मुझे पता है कि मेरे यहाँ स्टेशनरी का खर्चा होना ही होना है, मुझे पता है तांगे का कैरेज का खर्चा होना ही होना है, पोस्टेज का खर्चा मेरे पास होना ही होना है, तो मैंने उसके लिए उनके नाम से खाने बना लिए हैं। एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पे तांगा भी लिखा है, कैरेज भी लिखा है, तो जो खर्चे एक सी प्रवृत्ति के होते हैं उसके लिए हम एक ही खाना भी बना सकते हैं। जैसे तांगे से मेरे पास माल आ रहा है तो मैं तांगे वाले को भुगतान करूंगी, गाड़ी से आ रहा है तो मैं गाड़ी से भुगतान करूँ, गाड़ी वाले को भुगतान करूंगी, बैलगाड़ी से आ रहा है तो मैं बैलगाड़ी वाले को भुगतान करूंगी। तो ये लगभग है एक ही से ही, सामान किसी चीज़ के थ्रू आ रहा है, किसी वाहन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर एक साथ लिख दिया। इस तरीके से जो भी खर्चे हमारे एक से होते हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज मेरा तांगे का खर्चा हुआ तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी बाई तांगा एक्सपेंसेस। इसकी डेट तो यहीं पर आएगी और इसकी अमाउंट कहाँ आएगी, तांगे वाले खाने में। साथ ही इसकी अमाउंट हम टोटल पेड वाले खाने में भी लिखते हैं, 2 जगह हम इसकी अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। टोटल पेड में जितनी भी अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे इन सब में, वो सारी अमाउंट हम इस वाले खाने में भी ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना ज़रूरी है, वहाँ पे भी लिखना ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे किसी भी एक मत जिसके बारे में हम पता करना चाहें उस पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो इसके बाद हमारे स्टेशनरी के खर्चे हुए, तो हम बाई स्टेशनरी लिखकर इसका खर्चा कहाँ लिखेंगे, स्टेशनरी के खाने में नीचे, और साथ में ही टोटल पेड वाले खाने में इस अमाउंट के बिल्कुल सामने लिखा है। देखो यहाँ पर भी इस अमाउंट के बिल्कुल सामने लिखा है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है हमको, इस अमाउंट के सामने और इस लाइन के सामने, मतलब इस लाइन के सामने तो लिखना है हमको। यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। अब क्या हम इसका जब बैलेंस निकालते हैं, सपोज बीच में भी हमको कैश की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे दोबारा से कैश आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। फिर ये कैश कहाँ जाएगा, हमारे डेबिट साइड में। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे और यहाँ पर इसका ये कैश लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 इसकी डेट रह गई। फिर सपोज हमारा खर्चा हुआ, अब हमारा खर्चा हुआ पोस्टेज का, तो हमने पोस्टेज लिख दिया यहाँ पे बाई पोस्टेज। इसकी डेट भी कहाँ आएगी, डेट वाले खाने में, और साथ ही इसको हम कहाँ लिखेंगे, एक तो टोटल पेमेंट वाले खाने में, यहाँ लिख दिया, और साथ में और कहाँ किसका खर्चा है, ये पोस्टेज का, तो पोस्टेज वाले खाने में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि हम इसमें लेखा कैसे कर रहे हैं।
अब इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल पेटी कैश बुक में तो सिंपली हमने इधर का टोटल किया और इधर का टोटल किया, इस वाले में से इसको घटा दिया, इसमें भी हमें यही करना है। लेकिन इन सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं घटाएंगे। हमने यहाँ पे टोटल पेड का मतलब ही इसलिए लिख रखा है कि इन सारों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इन सारों का टोटल इस वाले खाने में आ जाएगा। तो इस वाले खाने का जो टोटल आएगा उसको हमें घटाना है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमारे सारे लेन देन हाथ से हो रहे हैं, हमारे पास जितने पैसे हैं वही हम भुगतान कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा इस साइड का ही, यानी कि ऋणी पक्ष का ही बैलेंस बचेगा, जिसको कि हम धनी पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ऋणी में से ही हमको धनी घटाना है। तो ऋणी का हमारा कुछ भी टोटल आ गया, सपोज 5,000 रुपये हमारा टोटल आ गया और हमारे टोटल पेड का आया 4,000 रुपये। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, और 4,000 का टोटल बताया ना मैंने इसको, 5,000 में से 4,000 गए तो हमारा कितना बैलेंस बचा? 1,000। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये किस तरीके से बनाना है समझ में आ गया होगा, और इसमें किस तरीके से हमें बैलेंस निकालना है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा थोड़ा इसके बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कुछ रह गई होंगी तो वो ठीक से क्लियर हो जाएंगी। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ, उस पॉइंट्स को हमने भी पढ़ा या नहीं पढ़ा ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, ये हटा देती हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज हमने पढ़े हैं, शायद हमने सारे पढ़ लिए, लेकिन अगर कोई छूट गया होगा तो यहाँ से पूरा हो जाएगा, और अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो गई होगी तो वो यहाँ सुधर जाएगी। ठीक है, शायद हुई है मुझसे। अब ये देखो छोटे व्ययों का लेखा, तो लघु रोकड़ पुस्तक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि रोकड़ बही में हम सारे छोटे छोटे व्ययों का लेखा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सारे छोटे व्ययों का लेखा हम इसमें करते हैं, यानी कि लघु रोकड़ पुस्तक में करते हैं। खाता बही में खतौनी, लघु व्यय खाता। खाता बही में हम खतौनी करते हैं इसकी, तो वहाँ एक लघु व्यय खाता नाम से एक खाता खोल लेते हैं, और जितने भी यहाँ पे खर्चों का योग आता है लघु रोकड़ बही में, जो भी योग आता है, बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, उस योग को हम इस खाते के ऋणी पक्ष में लिख देते हैं। ठीक है, जो हमने खाता बही में बनाया होता है। ठीक है, न्यायालय में प्रमाणक, न्यायालय में हम इसको प्रमाणक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको मान्यता है। ठीक है, लघु रोकड़िया को पूर्व में धनराशि, यानी कि जो हमारा पेटी कैशियर होता है, लघु रोकड़िया होता है, उसको पहले से ही हम निश्चित धनराशि दे देते हैं कि आगे इतने खर्चे हो सकते हैं भाई, तो ये रख ले और खर्चे निपटाता रहिए और लिखता रहिए। ठीक है, तो हम उसको पहले ही एक निश्चित धनराशि दे देते हैं। समस्त व्ययों का कुल योग, एनालिटिकल कैश बुक, यानी कि जितने भी व्यय होते हैं, ये बात हो रही है एनालिटिकल कैश बुक के बारे में, यानी कि साधारण रोकड़ पुस्तक में, लघु रोकड़ पुस्तक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एनालिटिकल पेटी कैश बुक में ऐसा होता है। कैसा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक? इसमें ऐसा होता है कि इसमें सारे व्ययों के अलग अलग हम लेके करते हैं और सबका अलग अलग योग भी कर लेते हैं। ये अभी शायद मैं बताना भूल गई थी, जैसे हमने एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। हमने केवल खर्चों के बारे में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे खर्चों के खूब सारे खाने बना रखे हैं। ठीक है, अब इसमें सब में हमने अमाउंट्स, इसमें ये हमारा टोटल अमाउंट्स का हो गया, टोटल पेमेंट्स। ठीक, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे सपोज तांगा हो गया, यहाँ स्टेशनरी हो गई, यहाँ पर पोस्टेज हो गया, यहाँ पे मिसलेनियस कर लो। ठीक, अब यहाँ पे खर्चा हुआ हमारा तांगे का, यहाँ हमारा स्टेशनरी का, यहाँ पोस्टेज का, यहाँ मिसलेनियस का। तो अब क्या करना है, जब हम टोटल करेंगे, और भी आ सकते हैं इसमें हो सकता है यहाँ पर भी हुआ हो, तो इसके सामने यहाँ पर भी आया होगा। हम इसका टोटल करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, एक लाइन हम यहाँ नीचे बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी टोटल लिख लेंगे, इनका जो टोटल आएगा वो भी लिख लेंगे, इसका जो टोटल आएगा वो सब लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, और जो हमारा यहाँ ऋणी पक्ष का टोटल आ रहा होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कितना, 5,000 का, यहाँ पे कितना आ रहा होगा, यानी कि 1,000 आ रहा होगा, 4,000 आ रहा होगा, सॉरी। ठीक है, और यहाँ नीचे कितना आएगा, 5,000। ठीक, इनके जो भी योग होंगे ये सारे, इनको जोड़कर अगर हम देखेंगे तो वो भी कितना आना चाहिए, 4,000। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इसमें हमने सारे एक्सपेंसेस डाल दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम इनका भी योग यहाँ पे लिखते हैं, और ये तो योग हमें करना ही करना है क्योंकि हमको इसमें से इसको घटा देना है। यहाँ हमारा बैलेंस बचेगा 1,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा।
ठीक है। ये हमारी रिसीव वाली अमाउंट है, ये हमारी पेड वाली अमाउंट है। बीच में और भी खाने हमने बनाए थे, है ना। रिसीव वाली अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, VN, CBF यानी कि कैश बुक फोलियो, और फिर बाकी सारे एक्सपेंसेस, ये टोटल हमारे पेमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें योग करते हैं, इस तरीके से हम इसमें शेष निकालते हैं। ऐसे ही हम जो हमारी सिंपल पेटी कैश बुक होती है उसमें भी यही करते हैं, बस उसमें ये वाले खाने आगे के जो हैं ये नहीं होते हैं। बाकी लिखने का तरीका, जो टोटल बैलेंस निकालने का तरीका है वो यही होता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। देखो ये पॉइंट छूट गया था ना, हमने जब यहाँ किया था इसको पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्ययों का सामूहिक योग रोकड़ बही में। तो मैंने बताया, यही बताया है मैंने आपको, शेष रोकड़ बही के शेष में। तो जो इसका शेष आता है, यानी कि जैसे ये 1000 रुपये आया, इस शेष को हम ऐड कर लेते हैं रोकड़ बही के भी शेष में। रोकड़ बही का भी शेष बचता है ना, उस शेष में हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो हमारा टोटल जो रोकड़ का शेष होना चाहिए, इसको और उसको मिलाकर, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खर्चों का योग रोकड़ बही में। ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि जो शेष है उसको हम रोकड़ बही के शेष में ऐड कर लेते हैं, उसको अलग से लिखते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो खर्चों का योग है इसको हम रोकड़ बही में लिखकर दिखाते हैं। रोकड़ बही में हम एक खाता खोल लेते हैं, मतलब एक लाइन लिख देते हैं, बाई पेटी एक्सपेंसेस। ये मैंने अभी बताया था आपको, शायद मैंने उसमें गलती से बैलेंस बोल दिया था और यहाँ पे पेटी कैश बुक बोला था, वहाँ कैश बुक नहीं पेटी एक्सपेंसेस होगा। बाई पेटी एक्सपेंसेस नाम से हम एक लाइन लिखेंगे। किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई पेटी एक्सपेंसेस, और इसका जो हमारा टोटल आ रहा है यानी कि 4000 रुपये, ये लिखे जाएंगे अमाउंट वाले खाने में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, किस तरीके से हमको योग को रोकड़ बही में लिखना है, ठीक है। तो हमको योग तो रोकड़ बही में, योग तो रोकड़ बही में लिखना है, लेकिन शेष जो है वो हमें शेष में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और मुझे लगता है लघु रोकड़ बही काफ़ी हद तक क्लियर हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।